स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस आज हम लोग देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में भोजन का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो जो प्लांट, ग्रीन प्लांट इस प्रोसेस को करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो हो गया फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस मेनली ग्रीन प्लांट के द्वारा होता है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पूरा का पूरा यदि हम लोग फोटोसिंथेसिस को कहें तो कई सारे तरह से हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है उसमें भी, कि जैसे कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलना, वो भी कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि कन्वर्सन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द ग्रीन प्लांट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। या कह सकते हैं एक ऐसा रिएक्शन जो ग्रीन प्लांट के द्वारा होता है और जिसमें रिएक्टेंट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज होता है, जबकि ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन निकलता है जो क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में संपन्न होता है। तो ये प्रोसेस जो है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच green plants form glucose from CO2 and H2O in the presence of light and chlorophyll by the liberation of या with the liberation of ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो निकलता है तो ऑक्सीजन के निकलने के साथ साथ ग्लूकोज और वाटर बनता है और लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। तो हम लोग इसको पूरा इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका जो इक्वेशन होता है जो हम लोग लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। इसका जो इक्वेशन लिखते हैं वो CO2 + H2O तो बना C6H12O6 + O2। ये भी है, या ये लिख सकते हैं अब इस दोनों में क्या, 1 नंबर और 2 नंबर, इस दोनों रिएक्शन में क्या अंतर है? ये रिएक्शन पहले दिया गया था कि जब कहा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन इस रिएक्शन से ये पता नहीं चलता है कि ये ऑक्सीजन जो निकलता है यह ऑक्सीजन किसका ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर वाटर मॉलिक्यूल का। तो किस मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन होता है, किसके टूटने से ऑक्सीजन निकलता है, किसका ऑक्सीजन ग्लूकोज में जाता है, तो ये पता नहीं चला था। तो बाद में ये रिएक्शन दिया गया जिसमें जब इसको हम लोग लिखते हैं बैलेंस करके तो इस तरह से, तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है यहां निकल जाता है। ये जो 24 हाइड्रोजन है ये यहां और यहां आ जाता है
12 ऑक्सीजन यहां और इसमें आ जाता है, और ये कार्बन यहां आता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन होता है, कार्बन एटम, वह पूरी तरह से ग्लूकोज में यूज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो 12 एटम ऑक्सीजन के होते हैं, उस 12 एटम में से 6 एटम ऑक्सीजन ग्लूकोज में और 6 एटम ऑक्सीजन जो है वाटर में चला जाता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल के 12 एटम ऑक्सीजन होते हैं वह कंप्लीटली ऑक्सीजन के रूप में, यानी कि 6 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलता है। वाटर के 12 एटॉमिक ऑक्सीजन, 12 जो ऑक्सीजन होते हैं वाटर में, यानी कि 12 मॉलिक्यूल जो वाटर है उसमें 12 ऑक्सीजन एटम है, जो क्या होता है निकल करके पूरी तरह से 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बना करके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। और वाटर में जो 24 हाइड्रोजन एटम होते हैं उसमें से 12 हाइड्रोजन एटम ग्लूकोज में और 12 हाइड्रोजन एटम वाटर मॉलिक्यूल के बनाने में खर्च होते हैं। और यह रिएक्शन लाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। तो ये रिएक्शन कहाँ होता है, इसका साइट क्या है? तो ये जो है ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है। तो जो लाइट, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, इसका जो प्लेस है, जो जगह है वो कहाँ है? तो ग्रीन पार्ट, प्लांट के जो भी ग्रीन पार्ट होते हैं, यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होता है फोटोसिंथेसिस? तो प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं, मेनली लीफ, इसके बाद जो ग्रीन स्टेम है, मोनोकॉट्स के स्टेम ग्रीन होते हैं, उसमें होता है फोटोसिंथेसिस। कैक्टस का स्टेम ग्रीन होता है, फैलोक्लेड, उसमें होता है फोटोसिंथेसिस। जो फ्रूट्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। फ्लावर का सेपल होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। यानी कि प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं सभी में फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि सारे ग्रीन पार्ट्स में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल। सारे ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, किस लाइट में होता है, वो देखेंगे। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा व्हाइट लाइट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, और उसका कारण है कि व्हाइट लाइट जो है, सातों जो कलर होते हैं उनका मिक्सचर होता है। तो सभी लाइट का मिक्सचर होता है, तो सबका एनर्जी उसमें होता है, इसलिए व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। जबकि जब हम यदि इंडिविजुअल लाइट की बात करें, जब हम इंडिविजुअल लाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा रेड में और मिनिमम ग्रीन में होता है। इसका कारण है कि रेड के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, लेकिन ग्रीन में क्यों होता है सबसे कम? उसका जो कारण है कि प्लांट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। यदि हम प्लांट पर ग्रीन लाइट देंगे तो वह सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसके कारण वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया है जो सबसे ज्यादा रेड लाइट में और सबसे कम ग्रीन लाइट में होती है। इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस है, दो
भागों में कंप्लीट होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। नाम से ही पता है कि लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट का जरूरी होगा, लाइट इसके लिए जरूरी होता है, जबकि डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होता है। डार्क रिएक्शन कभी भी हो सकता है, इसके लिए लाइट रिएक्शन के लिए लाइट नेसेसरी होता है, जबकि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट नेसेसरी नहीं होता है, जिस कारण से उसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग दोनों रिएक्शन को देखेंगे कि क्या होता है। इससे पहले हम लोग एक चीज देख लें कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल जो पाया जाता है वह प्लांट के ग्रीन पार्ट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का, और इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी चीज है सिर्फ उसी को देखेंगे। तो इस तरह से होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये सर्कुलर डीएनए है। ये जो स्पेस है, जो फ्लूइड है, वो स्ट्रोमा है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये इसको हम लोग ग्राना कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर ग्राना है। अब क्या है कि ये ग्राना स्ट्रक्चर हो गया, और इसका एक जो ये है इसको हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं। ये इस तरह से ये एक जो है ये थाइलेक्वाइड है, और ये पूरा ग्राना कहलाता है। यानी कि थाइलेक्वाइड मिलकर के ही ग्राना का निर्माण करता है, और इसको यदि हम लोग अनफोल्ड कर दें तो इस तरह का रिबन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। यानी कि यही रिबन लाइक स्ट्रक्चर फोल्ड होकर के ग्राना और थाइलेक्वाइड का निर्माण करता है। तो इस ग्राना पर, इसी ग्राना पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है, और स्ट्रोमा में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होता। तो हम लोग को सिर्फ इसके लिए इतना ही जानना है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो ग्राना पर होता है, और स्ट्रोमा में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। तो दो फोटोसिंथेसिस का जो दो अलग अलग भाग था, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, वो दोनों अलग अलग जगह होता है। लाइट रिएक्शन ग्राना पर होता है, जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो अब देखेंगे लाइट रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होगा, लाइट इसके लिए नेसेसरी होगा। ये होगा कहां? तो ये होता है ग्राना में। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में कंप्लीट होता है, और लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन या नॉन एंजाइमेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो नाम से ही है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। दूसरा नाम है नॉन एंजाइमेटिक फेज, यानी कि कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। लाइट रिएक्शन में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा, इसके बाद क्या है कि लाइट रिएक्शन जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है।
ये फास्टेस्ट नॉन रिएक्शन है, यानी कि ये दुनिया का सबसे तेज गति से होने वाला रिएक्शन होता है। तो अब इसमें क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें तीन चीजें होती है। तीन चीजें क्या होती है? तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तीन चीजें होती है। एक एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। ये तीन चीजें होती है लाइट रिएक्शन के दौरान। ये तीन चीजें होती है। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, नाम ही है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो अब क्या है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के एक्टिवेट होने का मतलब क्या हो गया कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एनर्जी गेन करने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि एक्टिवेट होने का मतलब हो गया कि वह हायर लेवल में चला गया। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, एनर्जी रिसीव करता है, तो वह लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है। तो उसी तरह से क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एनर्जी लेने के बाद, लाइट एनर्जी लेने के बाद हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, यानी कि फ्री हो जाता है। अब क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन को, कई सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्लास्टोक्विनिन है, पेरोडॉक्सिन है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं और ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तक होता है। और इस ट्रांसफर के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इस ट्रांसफर के दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, और उसी लूज एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज किया है, उसी एनर्जी से एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी और एटीपी से, एडीपी और एक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण होता है। जो एनर्जी यूज होता है कहां से आता है? तो जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिसीव किया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लिया तो लेकर के हायर एनर्जी लेवल में गया। हायर एनर्जी लेवल में जब गया तो उसको अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कैच किया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के दौरान जब वो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, तो उस दौरान जो एनर्जी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, उसी एनर्जी की मदद से वह क्या होता है कि एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। तो ये हो गया। तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होकर के हायर एनर्जी लेवल में जाता है। वहां से जब वापस लौटता है तो उस दौरान एनर्जी लूज करता है, और एनर्जी लूज करने के बाद एटीपी का निर्माण होता है। दूसरा जो है वो है क्या? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मतलब हो गया, फोटोलाइसिस का मतलब हो गया, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन। वाटर टूटेगा तो क्या बनाएगा? H2O मॉलिक्यूल जब लाइट के प्रेजेंस में टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये टूटता कैसे है? तो सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल OH- और H+ में टूट जाता है।
फिर दूसरा H2O मॉलिक्यूल OH माइनस और H प्लस में टूट जाता है, और फिर ये OH तो ये क्या है, अब OH माइनस और ये OH मिलकर के एक H2O मॉलिक्यूल बनाता है, और एक ऑक्सीजन जो है फिर इस तरह से अलग होते जाता है। तो ऑक्सीजन, फिर दो ऑक्सीजन एटम मिलकर के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है और फिर रिलीज करता है, यानी कि ये H2O फिर इस तरह से H2O बनेगा और ये मिलकर के O2 बना लिया। तो इस तरह से या हम सीधे लिख सकते हैं कि दो वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो दो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। दो वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस हाइड्रोजन को कैच कर लेगा NAD प्लस, NADP प्लस। ये NADP प्लस जो है इस हाइड्रोजन को कैच करके क्या बनाएगा, ये NADP प्लस और हाइड्रोजन मिल के बनाएगा NADPH2। ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। तो ये बनता है और ATP बनता है, और ये दोनों ही कहलाता है क्या, तो AC मिलिट्री पावर। AC मिलिट्री पावर का मतलब हो गया कि जो वो एनर्जी जो आगे के रिएक्शन में यूज होगा तो वो AC मिलिट्री पावर कहलाता है। तो ये लाइट रिएक्शन के दौरान होता है, और इस दौरान हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि जो दो तरह का पार्ट होता है, एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है और एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। यानी कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जब इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जब उस इलेक्ट्रॉन को NADP गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो फिर तो इस तरह से क्या होता है कि लाइट रिएक्शन का प्रोसेस सिंपली जो हम लोग को समझना रहता है, तो इस तरह से लाइट रिएक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान जो बनने वाला चीज है वो है ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन। ये तीन चीज लाइट रिएक्शन के दौरान बनता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं डार्क रिएक्शन पर। डार्क रिएक्शन क्या होता है। डार्क रिएक्शन नाम से ही है डार्क रिएक्शन, यानी कि ये इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है, लाइट नेसेसरी नहीं होता है, और यह स्ट्रोमा में होता है। ये रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, इंजाइमेटिक फेज है, यानी कि इस दौरान कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इनके जितने भी स्टेप होते हैं सभी स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो इसलिए डार्क रिएक्शन जो है वो एंजाइमेटिक फेज होता है फोटोसिंथेसिस का। इसके अलावा इसको बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज बनता है। कार्बन रिडक्शन साइकिल कहते हैं, कार्बन रिडक्शन साइकिल कहते हैं क्योंकि कार्बन रिड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो रिड्यूस होकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो इसलिए कार्बन रिडक्शन साइकिल कहते हैं। इसी को C3 साइकिल कहते हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन के दौरान जो पहला प्रोडक्ट बनता है वह 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट होने के कारण डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल कहा जाता है। PGA साइकिल कहते हैं। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो पहला प्रोडक्ट होता है वह PGA ही होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट PGA ही होता है,
इसीलिए हम लोग उसको पीजीए साइकिल कहते हैं। अब क्या है, केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन का खोज मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहा जाता है। अब क्या है, किसका सबसे पहले खोज कुर्डेला एल्गी में हुआ था। जो समुद्री एल्गी है, मैराइन एल्गी होता है, तो कुर्डेला एल्गी में डार्क रिएक्शन का सबसे पहले खोज हुआ था। और इस रिएक्शन के दौरान एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रुबिस्को। ये एंजाइम का सबसे मेन रोल होता है। ये एंजाइम दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, क्योंकि यह हर एक प्लांट के सेल जो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन हर एक सेल में ये रुबिस्को पाया जाता है। और ये क्या करता है, CO2 को ट्रैप करके, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके डार्क रिएक्शन में जोड़ देता है। यदि रुबिस्को नहीं रहेगा तो डार्क रिएक्शन तो होते रहेगा, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुटेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम रुबिस्को ही करता है। तो इसीलिए रुबिस्को एंजाइम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे मोटा मोटी तौर पर डार्क रिएक्शन को, कि CO2 को सबसे पहले RuBP के साथ ऐड करता है। कौन करता है, तो रुबिस्को। यही रुबिस्को एंजाइम RuBP के साथ CO2 को ऐड करता है, तब जाकर के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर PgAl बनता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट, यहां से ग्लूकोज अलग हो जाता है और ये रिएक्शन रेबुलोज 5 फॉस्फेट और फिर RuBP बनता है। एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है ये डार्क रिएक्शन। तो मोटा मोटी तौर पर यहाँ जो यूज होता है, जो ATP और NADP बनता है, वो ATP यहाँ 12 ATP, 12 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि 12 ATP यूज हुआ तो 12 ADP निकला, 12 NADPH2 लगा तो 12 NADP निकला, और यहाँ पर 6 ATP यूज होता है तो 6 ADP बनता है। यानी कि ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। एक कार्बन ये मिला तो 6 कार्बन हो गया, और ये 2 मॉलिक्यूल बनता है 2PGA, यानी कि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में बट जाता है। तो इस तरह से 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो इसीलिए C3 साइकिल कहते हैं। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब 12 हाइड्रोजन आयन लेता है तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल जाता है। फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहां से ग्लूकोज अलग हो जाता है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनने में डार्क रिएक्शन को 6 बार होना पड़ता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक डार्क रिएक्शन में एक कार्बन मॉलिक्यूल का, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फिक्सेशन होता है। और यहाँ यदि इतना लगा है तो ये 6 CO2 होगा, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए डार्क रिएक्शन 6 बार होगा, और 18 ATP और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल का यूज होगा। इतना मॉलिक्यूल एनर्जी यूज होता है, तब जाकर के एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये सारा प्रोसेस जो है वह ये डार्क रिएक्शन का प्रोसेस स्ट्रोमा में होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया एक ओवरव्यू, यानी कि मोटा मोटी तौर पर फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए ये है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।